Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of critical care unit. तो critical care unit में 151 से लेके 200 तक दिए हैं इस वीडियो में। इसके पहले 150 MCQ सॉल्व हो चुके हैं इसी चैनल पे। जिसे देखना है पहले जाके वो वीडियो देख लिया, फिर इसके बाद में वो वीडियो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में है चारों वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसमें पूछा गया है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है। वेंट्रिकुलर देखो हार्ट जैसे हैं, ये मान लो एग्जांपल हार्ट है, तो ये ऊपर वाले दोनों हो गए आर्ट्रियम और नीचे वाले दोनों हो गए वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब होता है जब ये वेंट्रिकल एबनॉर्मल बीट करने लगे, तो वो हुआ वेंट्रिकुलर एरिथमिया। एरिथमिया में वो टैकी भी जा सकता है, ब्रैकी भी, मतलब कम भी हो सकता है हार्ट बीट, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा ही हार्ट बीट हो, पूरा कंप्लीटली हार्ट बीट ना हो। तो ये होता है वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ब्रैडीकार्डिया कुछ भी हो सकता है अगर एरिथमिया लिखा है। तो ये मेनली जब पोटेशियम का लेवल कम होता है बॉडी में तब होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोकैलीमिया। कैलीमिया मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो 3.5 टू 5, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या MQ पर लीटर लिखते हैं। समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने लगा, राइटिंग कोई से नहीं समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल इन मैनेजिंग ए पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसमें पूछा गया है प्राइमरी गोल क्या होगा अगर कोई पेशेंट है जिसका ICP बढ़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए प्राइमरी गोल मेंटेन सिस्टोलिक BP बिलो 100 mmHg, इंश्योर अडेक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, इंड्यूस हाइपरथर्मिया, एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंश्योर अडेक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। इसका मतलब होता है देखो जो ICP होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP का नॉर्मल लेवल होता है 5 से 15 mmHg। प्रेशर याद रखना जितने भी लिखते हैं mmHg में या फिर CmH2O में, अधिकतर प्रेशर mmHg में ही लिखते हैं और कुछ प्रेशर होते हैं जो CmH2O में लिखते हैं। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंश्योर एडिक्वेट सेरिब्रल परफ्यूजन। इंट्रा मतलब क्या है, अंदर, क्रेनियम मतलब हेड हो गया तुम्हारा ब्रेन वाला हिस्सा, और प्रेशर उसका जो प्रेशर है तो उसके क्या आएगा, सेरिब्रम मतलब भी ब्रेन होता है। जो सेरिब्रल जो परफ्यूजन प्रेशर लिखा है तो मतलब जो सेरिब्रम जो जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन का जो परफ्यूजन होता है उसको इंश्योर करना कि वो परफ्यूजन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इसमें प्राइमरी गोल होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की डिमांड या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई बॉडी में तो सबसे पहले डेथ किसकी होती है, ब्रेन की। इसलिए सबसे पहले सेरिब्रल परफ्यूजन को एडुकेट करोगे, क्योंकि ब्रेन होता है जो 4 ही 5 मिनट में डेथ हो सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन अर्ली साइन ऑफ सेप्सिस। इसमें सेप्सिस का अर्ली साइन पूछा गया है। सेप्सिस में तो ये लगभग सभी हो सकते हैं जब भी इन्फेक्शन होगा, लेकिन अर्ली साइन क्या है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, फीवर, हाइपरथर्मिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज फीवर। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले फीवर आता है। फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर घट जाए या बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, मेनली बढ़ता है, बाकी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया जो भी है। तो सबसे पहले फीवर आता है, टेम्परेचर इम्बैलेंस होगा। अगला क्वेश्चन, द ग्लासको कोमा स्केल असेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो GCS स्केल होती है वो क्या असेस करती है, रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए एक आता है स्पाइरोमेट्री, वो होता है, या फिर LFT कह सकते हो, TL एक होता है वो टोटल लंग कैपेसिटी, TLC बोलते हैं, 6 लीटर होती है। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए मेनली स्पाइरोमेट्री। रीनल फंक्शन के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस हो गया, क्रिएटिनिन टेस्ट हो गया, KFT हो गया, BUN हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये सब रीनल के होते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, कार्डियक आउटपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। जब न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं तो उसके लिए कॉन्शियस लेवल बोले न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, तो GCS स्केल का यूज करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कार्डियक आउटपुट तो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक आउटपुट निकालने का एक फार्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट जितना ब्लड 1 मिनट में बाहर करता है उसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो जितना हार्ट बीट हो, जैसे मान लो हार्ट बीट तुम्हारी है 72, कुछ भी ले लो, 60 ले लो, 72 ले लो, मान लो 60 ले लिया, फिर तुम्हारा एक लिखना होगा यहाँ पे तुमको स्ट्रोक वॉल्यूम, वो होता है 70 ml लगभग होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का आगे मैं बता दूंगा, हार्ड वाले वीडियो में जाके जिसे देखना देख सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर तो जितना आ जाएगा वही होता है।
अब इसका अगर निकालोगे तो 70 ये मान लो, तो 70 इंटू 6 करोगे 7×42, 4.2 आ जाएगा, 4.2 लीटर। इसका करोगे तो 7×7 = 49, वही लगभग 5 लीटर 40 आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट बराबर कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है जितना हार्ट एक बीट में, जैसे एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ तो जितना ब्लड बाहर आया ओर्टा के थ्रू, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और जितना एक मिनट में ब्लड बाहर आता है ओर्टा के थ्रू, वो होता है कार्डियक आउटपुट। अगला क्वेश्चन, इसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस था क्योंकि जीसीएस थे। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया इन क्रिटिकल केयर सेटिंग। अगर क्रिटिकल केयर में किसी को ब्रेडिकार्डिया है तो वहां पे कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज होगी? एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, लिडोकेन, अमाइडोरॉन। तो अधिकतर ये सब इमरजेंसी ड्रग्स ही हैं, तो इसमें से कौन सी ड्रग पूछी गई है जो ब्रेडिकार्डिया के लिए यूज होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एट्रोपिन। एट्रोपिन को एज ए ब्रेडिकार्डिया के रूप में यूज करेंगे। और अगर पूछा जाए जो एट्रोपिन होती है वो एंटीडोट होती है किस चीज का? तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर में जो दवा यूज होती है, मेडिसिन यूज होती है, उनके बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट मतलब जैसे जर्मिसाइड, हर्मिसाइड जो भी होती हैं, सेप्टिसाइड, ये सब आती हैं, तो इनके लिए एट्रोपिन देते हैं। जैसे कोई वो दवा खा ले या पी ले एज ए पॉइजनिंग, तब एट्रोपिन का यूज करते हैं, एंटीडोट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विथ। पेशेंट को अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो क्या इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, वही पूछा गया है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, उसके साथ में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, सडन ऑनसेट डिस्निया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज सडन ऑनसेट डिस्निया। डिस्निया मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा मतलब लंग से रिलेटेड। लंग से रिलेटेड तो क्या है इसमें? ब्रीथिंग ये है, सडन ऑनसेट डिस्निया। ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल सीवीपी रेंज फ्रॉम सेंट्रल वेनस प्रेशर। सीवीपी पूछा गया, आईसीपी अलग चीज है, सीवीपी अलग चीज है। तो सीवीपी में ये क्वेश्चन, इसमें जो मैंने ऑप्शन सही कर दिया है 2 से 6 एमएमएचजी लिखा है, लेकिन ये बहुत कम जगह मिलेगा। अधिकतर जो तुम देखोगे तो उसमें तुमको 5 से 12 एमएमएचजी तक मिलेगा नॉर्मल, 5 से 12 एमएमएचजी, ये याद रखना। इसका ये जो लिखा है इस पे ध्यान ना दो। 5 से 12 एमएम जो अधिकतर बुकें हैं उसमें 5 से 12 मिलेगा। सीवीपी, सीवीपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर ये कहाँ, अगर पूछा जाए हार्ट के किस चैम्बर का प्रेशर नापता है तो राइट आर्टरियम। हार्ट ऐसे होता है, वेन से डालोगे तो जितना सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है, जैसे ये मान लो 1 मिनट के लिए, जैसे ये मान लो हार्ट है, ठीक, तो ये राइट साइड का हो गया पूरा, ये राइट आर्टरियम, इधर राइट वेंट्रिकल, राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट आर्टरियम, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट वेंट्रिकल। तो राइट आर्टरियम में देखो एक यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी का ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में, इंफीरियर वेना कावा इधर से इधर ब्लड लेके आता है। अगर जिसको ये सब आता है तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिसको नहीं आता है वो समझ ले। तो ये ब्लड लेके आया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे सीवीपी का मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर, जब सीवीसी कैथेटर डालते हैं तो कैथेटर डालते हैं सेंट्रल वेन से, क्योंकि ये हार्ट के राइट आर्टरियम तक आ जाए या फिर इसके करीब तक आ जाए, तो वो यहाँ का राइट आर्टरियम का प्रेशर बताएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टीपीएन में पोटेंशियल कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मतलब कौन सा कॉम्प्लिकेशन, मतलब जैसे टीपीएन किसी को दे रहे हो तो उसकी वजह से और क्या क्या उसको दिक्कत हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर, देखो ये जितने ऑप्शन हाइपो हाइपर वाले हैं ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो टीपीएन होता है उसमें सभी जितने इलेक्ट्रोलाइट सब भी होते हैं वो एकदम जितना आरडीए के हिसाब से होना चाहिए उतना होता है। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जितना डेली इंटेक करना चाहिए उस हिसाब से होते हैं। तो ये हाइपो हाइपर तो हो ही नहीं सकता, इसमें इन्फेक्शन ही होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर इन मैकेनिकल वेंटिलेशन। जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, जैसे कभी वेंटिलेटर देखोगे इसमें एक वर्ड लिखा होता है पीप, पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, उसका मतलब क्या होता है? पीप जो फिक्स करते हैं ये भी लगभग बोल सकते हो 3 to 8 CmH2O लगभग वेरी करता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी अगर एकदम मिनिमम वर्ड में देखोगे तो 4 to 5 ही चलता है।
ये पीप होता है पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर का कि पॉजिटिव मतलब कोई चीज जब पुश करोगे तो होता है पॉजिटिव। जैसे एयर है, वेंटिलेशन क्या करता है, उसको पुश करता है बॉडी के अंदर, तो वो हुआ पॉजिटिव। इंड मतलब इंड खत्म, और एक्सपायरेटरी प्रेशर जब आपने एक्सपायरेशन मतलब सांस जब बाहर को निकालोगे उसके बाद में जितना प्रेशर लंग्स की तरफ वेंटिलेशन लगाता रहेगा एल्वेलाई को ओपन रखने के लिए, क्योंकि एल्वेलाई, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिवेंट एल्वेलर कोलैप्स। अभी इसको समझा रहे हैं कैसे होता है। मान लो एज एग्जांपल ये समझ, तो जिसको अगर आ रहा हो ये सब तो वो स्किप करके और आगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके दूसरे वीडियो देख सकते हैं। मान लो जैसे ये ट्रैकिया है, ठीक है, थोड़ा खराब है देख लो, ये लंग्स, ये प्लूरा, समझने की कोशिश करना, बाकी डायग्राम तो बहुत अच्छा है। तो ये ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया मान लो यहाँ पे पड़ गई टी ट्यूब या टी ट्यूब जो भी है, तो ये डायरेक्ट एयर को क्या करेगी, पुश करेगी। तो यहाँ पे जब तुम सांस निकाल दोगे तब भी इसमें हल्का सा प्रेशर रहेगा लंग्स में, क्योंकि जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई का शेप लाइक ग्रेप्स लाइक होता है। मान लो जैसे ये एल्वेलाई है, ठीक, तो ये अगर एल्वेलाई एक बार ये क्लोज हो गई, एकदम ऐसे हो गई, बंद हो गई, तो ये दोबारा से खोलने में लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। इस वजह से हल्का सा प्रेशर अगर इसमें बना रहेगा, हल्का सा, जैसे गुब्बारा है, अगर मान लो गुब्बारा दोनों तरफ का जो बैलून होता है, अगर उसकी दोनों तरफ की जो रबड़ होती है वो चिपक जाए आपस में, तो गुब्बारा फुलाने में दिक्कत होगी ना। अगर गुब्बारा हल्का सा फूला हुआ है जैसा नया होता है तो उसमें एयर पुश करने में आसानी होगी। तो बस वैसा ही इसमें होता है, इसलिए पीप होता है पॉजिटिव इंस्पायरेटरी प्रेशर। एलोलाई को कोलैप्स होने से बचाने के लिए जितना प्रेशर वेंटिलेशन लगाता है लंग्स के लिए वो होता है पीप। तो इसका होगा प्रिवेंट एल्वेलर कोलैप्स, जो एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं ना, बताया था, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का साइन कौन सा है? वार्म फ्लैश स्किन, बाउंडिंग पल्स, पल्मोनरी एडेमा, ब्रेडिकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा जब होगा तो ये कार्डियोजेनिक शॉक का एक साइन सिम्टम बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स द इमीडिएट इंटरवेंशन इज। अगर किसी को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या हुआ, न्यूमोथोरैक्स बताया था, फ्लूइड वो एयर एक्यूमुलेशन इन इंट्राप्लूरल कैविटी, या प्लूरल कैविटी बोलो, इंट्राप्लूरल कैविटी बोल दो, तो होता है न्यूमोथोरैक्स। तो इसका इसमें जो क्या करोगे, इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन होगा तो नीडल जो होगी वो इसमें इंसर्ट की जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निडल डीकम्प्रेशन, सॉरी निडल डीकम्प्रेशन होगा। डीकम्प्रेशन बोल दो या इंसर्शन बोल दो, वही बात है, निडल को डीकम्प्रेस करेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। अगला क्वेश्चन, विच लैब वैल्यू इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन के लिए कौन सी लैब वैल्यू है जो मोस्ट इंडिकेटिव है? अब देखो, अगर रीनल फंक्शन में ये सब के साथ में अगर एक वर्ड लिखा होता क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो क्लियर होता है एकदम 100%। यहाँ केवल क्रिएटिनिन है तब भी यही होगा, लेकिन अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस और क्रिएटिनिन सीरम दोनों दिए हैं तो जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होगा वो ज्यादा सही होगा, क्रिएटिनिन जो सीरम क्रिएटिनिन होगा वो सेकंड प्रायोरिटी होगी। अगला क्वेश्चन, इसमें क्रिएटिनिन होगा, ए पेशेंट विद डायबिटीज कीटोसिडोसिस विल मोस्ट लाइकली एग्जिबिट। जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस का मतलब उसमें क्या होगा, will most likely exhibit क्या रोकेगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर डायबिटीज है तो इसमें रेस्पिरेटरी कोई मतलब नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब ये क्यों होगा, अगर ये देखना है तो थ्योरी वीडियो जाके देखो, क्योंकि अगर एमसीक्यू के साथ में मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 13 एमसीक्यू में 13 मिनट हो गए हैं। आगे के एमसीक्यू जो भी हैं मैं पहले को फास्ट थोड़ा कराया हूँ, तो इसमें ऐसे ही बताऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसमें पूछा गया कौन सा इसमें कॉमन कॉज है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का। पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज ही होता है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। ये इसमें 3 टाइप की सेल होते हैं, अल्फा बीटा, छोड़ो आगे नहीं बताएंगे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपरलिपिडीमिया। इसमें कॉमन कॉज जो है पैनक्रियाटाइटिस का वो हाइपरलिपिडीमिया, मतलब जब फैट ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, हाइपर लिपिड मतलब फैट। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक इंक्लूड्स। एनाफाइलेक्टिक शॉक का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा? एनाफाइलेक्टिक मतलब कोई भी एलर्जी की वजह से हो रहा है, मान लो जैसे कोई बी स्टिंग हो गई, मधुमक्खी जो होती है ना वो काटते हैं,
तो एडमिनिस्ट्रिंग एंटीहिस्टामिन्स, प्रोवाइडिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लूइड रिससिटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रेनालिन, तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आईसीपी इन एडल्ट। आईसीपी में जितना बताया था नॉर्मल लेवल कितना, 5 से 15 बताया था, इसमें 5 से 10, 10 से 15 दोनों है। तो ऐसे ऑप्शन अगर मिले तो फिर 10 से 15 ही प्रेफर करना, क्योंकि आईसीपी अधिकतर कंडीशन में बढ़ता है, तो मैक्सिमम 15 के और 10, जिसमें 15 10 दोनों आ जाए वो कवर करना है। अगर 5 से 15 दिया है तो वो, नहीं तो फिर 10 से 15 है तो वो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 से 15, बाकी 5 से 15 याद रखो। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन इज यूज्ड एज ए रिवर्सल एजेंट फॉर ओपियाइड ओवरडोज। इसमें पूछा गया कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं जब ओपियाइड का एयरडोज, या फिर अगर पूछ लिया जाए ओपियाइड का वो एंटीडोट बताओ, बात वही। तो नेलेक्सोन, फ्लूमाजेनिल, एट्रोपिन, प्रोटामाइन सल्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन नेलेक्सोन। जो नेलेक्सोन होता है वो ओपियाइड का एंटीडोट होता है, या फिर ओवरडोज जब ओपियाइड का होता है तब देते हैं, तो यही उसे ही एंटीडोट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ ए हायर प्रेशर अलार्म ऑन द वेंटिलेटर में बी एक्सपीरियंसिंग। इसमें पूछा गया अगर हाई प्रेशर अलार्म वेंटिलेशन में बज रहा है तो क्या पेशेंट क्या इंडिकेट, उसमें क्या हो सकता है एक्सपीरियंस। डिकनेक्टिंग ट्यूबिंग, सिक्रीशन इन द एयरवे, कफ लीक, लो टाइडल वॉल्यूम। देखो अगर जो अलार्म है वो तेज बज रहा है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत होगी, तो डिकनेक्टिंग ट्यूबिंग। जब भी ट्यूबिंग सिक्रीशन इन द एयरवे, अच्छा, जब भी ये मेनली सिक्रीशन इन द एयरवे इसमें करेक्ट होगा। सिक्रीशन इन द एयरवे इस कंडीशन में सक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। सक्शन में अगर पूछे जाए कैसा प्रेशर होता है तो निगेटिव प्रेशर। अगला क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएट विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें पूछा गया अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा कॉमनली। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनाइट्रेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोकैल्सीमिया। जब भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है जब भी 24 घंटे के अंदर में अगर 1 यूनिट से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। एक दिन में 24 घंटे के अंदर में अगर 1 यूनिट से ज़्यादा बीटी हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो उसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। और हाइपोकैल्सीमिया होगा अगर किसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैसोप्रेशर इन द शॉक। जो वैसोप्रेशर शॉक में एडमिनिस्टर करते हैं उसका प्राइमरी पर्पज क्या होगा। डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस, रिड्यूस प्रीलोड, लोअर ब्लड प्रेशर। तो जो वैसोप्रेशर एडमिनिस्टर करते हैं उसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस। जो वैसोप्रेशर उनकी वजह से जो वैस्कुलर का रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में कॉमन साइन क्या होगा। हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, वार्म एक्सट्रीमिटीज। तो जो कॉमन साइन होगा हाइपोवोलेमिक शॉक में, मतलब जब भी याद रखो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो बीपी भी कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बीपी भी है। तो बीपी तो इसमें हाइपर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। ब्रैडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, वार्म एक्सट्रीमिटी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टैकीकार्डिया, क्योंकि जब वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट क्या करेगा, बॉडी में टिश्यू परफ्यूजन सही से होगा नहीं। तो जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी बीट करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की नीड पूरी करनी है, ब्लड की नीड। तो वो जल्दी जल्दी बीट करेगा, क्योंकि उसको ब्लड का आउटपुट जो है, जैसे मान लो 70 चल रहा था तो हार्ट रेट या पल्स रेट, तो वो अगर जब बढ़ जाएगा तो ब्लड का जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो टैकीकार्डिया होगा। हार्ट कंपनसेट करेगा एक वर्ड में अगर बोलो तो। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग इंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। इसमें पूछा गया है मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है अगर ईटी ट्यूब किसी को डाली गई है तो प्लेसमेंट चेक करने के लिए। चेस्ट एक्सरे, ऑस्कल्टेशन, कैप्नोग्राफी, विजुअल इंस्पेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज होगा कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी का मतलब होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करते हैं। सीओ उसमें ईटी ट्यूब में एक सेंसिटिव पार्ट होता है CO2 के लिए, तो इसमें कैप्नोग्राफी करते हैं। चेस्ट एक्सरे जो है वो एनजी ट्यूब के लिए बेस्ट होता है। एनजी ट्यूब मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसी को राइल्स ट्यूब बोलते हैं। तो एनजी ट्यूब के लिए चेस्ट एक्सरे और इसके लिए कैप्नोग्राफी। चेस्ट एक्सरे भी इसमें कर सकते हो, अगर कैप्नोग्राफी नहीं दिया है तो फिर चेस्ट एक्सरे की तरफ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइपॉड पोजीशन ऑन द ड्रूलिंग।
ड्रोलिंग में जो ट्राइपॉड पोजीशन देते हैं कौन सी कंडीशन में देंगे? अस्थमा, एपिग्लॉटिस, ब्रोंको, क्या लिखा है, ब्रोंकियोलाइटिस, क्रॉप। सो करेक्ट ऑप्शन इज एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस जो एपिग्लॉटिस होती है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉर मोस्ट क्रिटिकल इल पेशेंट? इसमें अगर कोई मोस्ट क्रिटिकल इल पेशेंट है तो उसमें ऑक्सीजन का टारगेट कितना होगा? 85 से 89, 90 से 94, 95 से 99, 100। सो करेक्ट ऑप्शन है 95 टू 95 टू 99 या 90 या 100 भी बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 99, 95 टू 99। अगर इसमें बच्चों में दिया होता, देखो जो SpO2 होता है एडल्ट का 95 टू 100 होता है, वो बच्चों का 90 टू 100 होता है नॉर्मल। और COPD के पेशेंट का अगर नॉर्मल पूछा जाए तो उसका होता है 88 से 92। तीनों कंडीशन लिख लेना। Which of the following is a late sign of hypoxia? हाइपोक्सिया का लेट साइन पूछा गया है। रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया, साइनोसिस, हाइपरटेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन है अगर देर तक हाइपोक्सिया मतलब अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? साइनोसिस अकर होगा। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी कॉज ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS का प्राइमरी कॉज क्या है? कार्डियक फेल्योर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज, ब्रोंकोस्पाज्म। ARDS मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये होगा एल्वेओलर कैपिलरी डैमेज। जो एल्वेलाई होती है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी बोल सकते हो एल्वेलाई, ये इसकी जो एल्वेओलर वाल है ये, इसमें जो कैपिलरी होती हैं उनका डैमेज होना, क्योंकि यहाँ पे ही गैस का एक्सचेंज होगा तो उसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP? अगर किसी का ICP बढ़ा है तो उसमें अर्ली साइन क्या होगा? कुशिंग ट्रायड, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, ब्रेडिकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक अर्ली साइन होता है इंक्रीज ICP का। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम? सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है सीरम में? जो ABG करते हैं उसमें कितना होता है वही। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 135 टू 145, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज करते हैं? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर का जो टैकीकार्डिया है, तो उसे सीधे सीधे आर्ट्रियम टैकीकार्डिया भी बोल सकते हो। अमाइडोरॉन, एडिनोसिन, एट्रोपिन, डाइजॉक्सिन। सो करेक्ट ऑप्शन है एडिनोसिन। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए एडिनोसिन ड्रग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। अगर किसी पेशेंट को चेस्ट ट्यूब लगी है तो उसे क्या मॉनिटर करोगे या करना चाहिए? कंटिन्यूअस बबलिंग इन दी वाटर सील चैम्बर, absence of drainage, intermittent bubbling in the suction control chamber, constant bubbling in the suction control chamber. So correct option is constant bubbling in the suction control chamber. Another question, which of the following is a common complication of mechanical ventilation? Mechanical ventilation का common कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? तो वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, यही सबसे मोस्ट कॉमन है। इसे VAP भी लिखते हैं शार्ट में, वैप, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करते हैं उनका प्राइमरी पर्पज क्या होगा? रिड्यूस इन्फ्लामेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इनहेंस मोबिलिटी, डिक्रीज पेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंसर्ट करोगे वो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक? न्यूरोजेनिक शॉक का कौन सा साइन है? इतने जो लिखे हैं न्यूरोजेनिक शॉक का साइन पूछा गया। टैकीकार्डिया, वार्म फ्लैट स्किन, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड क्लाइमी स्किन। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये न्यूरोजेनिक शॉक का एक साइन है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI
अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अगर है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? एसोफेजियल वेरिसेस, गैस्ट्रिक अल्सर, मेलोरोविजिस्टियर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। सो करेक्ट आंसर गैस्ट्रिक अल्सर। देखो इसमें अगर इसोफेजियल वेरिसेस है इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये गैस्ट्रिक अल्सर थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है, अगर ये नहीं होता तो ये करेक्ट ऑप्शन ये भी है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए जिसमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है? रिसेंट सर्जरी, हाइपरटेंशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, हाइपरलिपिडेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन है रिसेंट सर्जरी। अगर किसी की रिसेंट सर्जरी होगी तो उसे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं दोगे। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जो प्लेटेट को कम कर दे, वो कुछ वैसा नहीं देना है। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर किसी को वीएफ हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो उसे कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट? तो उसके लिए डिफिब्रिलेशन ही है जो बचा सकता है उसे। कार्डियो वर्जन डिफिब्रिलेशन, ये दोनों एक तरह के ही होते हैं, बस इनमें छोटा सा डिफरेंस है। जिसे देखना है थ्योरी वीडियो जाके देखो, ये बताने में 10 मिनट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम? सीरम पोटेशियम का लेवल पढ़ाते पढ़ाते 20 बार बताया है, वही सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3.5 to 5। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर? अगर किसी का राइट साइड का हार्ट फेलियर हुआ तो उसका साइन कौन सा होगा? पल्मोनरी एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, डिस्निया, आर्थोपिनिया। सो करेक्ट आंसर है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। क्योंकि देखो जो राइट साइड का हार्ट होता है, राइट साइड में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। वेल में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। जब राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो क्या होगा? वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, ना लंग्स की तरफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, तो जो जुगुलर वेन होगी ये सुपीरियर वेना कावा के पास में ही होती है, तो इसमें ही ब्लड भरेगा, तो वो डिस्टेंट हो जाएगी, थोड़ा मोटी हो जाएगी, तो वही लिखा है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। तो राइट साइड हार्ट फेलियर में जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना समझ आ रहा हो तो। The most appropriate intervention for a patient experiencing a seizures too। अगर कोई पेशेंट सीजर से एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा? रिस्ट्रेन द पेशेंट, ये तो कभी करना नहीं है। प्लेस ए टंग ब्लेड इन द माउथ, टर्न द पेशेंट टू साइड, एडमिनिस्टर ओरल ग्लूकोज। तो पेशेंट को साइड पोजीशन देनी है अगर कभी ये कंडीशन है, उसको सीजर्स आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर इंट्राक्रेनियल प्रेशर? अगर हाँ इसमें एक क्वेश्चन मैन है, अगर पेशेंट को पूछा जाए कि टर्न क्यों करते हैं, टर्न द पेशेंट साइड क्यों करते हैं? सुपाइन रहने दें, प्रोन कर दें, कुछ भी कर दें, फाउलर कर दें? इसका एक करेक्ट ऑप्शन होता है, अगर साइड लेटरल पोजीशन देखो पेशेंट को, तो जो भी सिक्रीशंस हैं वो आसानी से स्टमक में या फिर माउथ के बाहर भी निकल सकते हैं साइड लाइंग पोजीशन में। और नहीं तो अगर जब सीजर्स आते हैं तो अगर कभी देखा होगा रियल में या मूवी में, तो पेशेंट के जो सिक्रीशंस होंगे, बलगम हो गया, अगर वोमिटिंग हो रही है, स्पुटम है, तो वो एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट, वो लंग्स में जा सकते हैं, उसकी वजह से निमोनिया और डेथ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर आईसीपी? आईसीपी के लिए नॉर्मल रेंज फिर आया है वही 10 से 15, 5 से 15 मेन है, 10 से 15 इसमें सही होगा। व्हिच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ जीसीएस स्कोर इज 6? अगर किसी का जीसीएस 6 है तो उसके लिए कौन सा इंटरवेंशन होगा? ओरल एयरवे, क्लोज मॉनिटरिंग, इंडोट्रैकियल इंटूबेशन, इनकरेज एम्बुलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज इंडोट्रैकियल इंटूबेशन। ये एक याद रखना, अगर किसी का ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर किसी का जीसीएस 6 से कम है या 6 है तो उसको इंडोट्रैकियल इंटूबेशन, ये एक इंडिकेशन होता है वेंटिलेटर का या ईटी इंटूबेशन का बोल सकते हो। जीसीएस का मैक्सिमम 15, मिनिमम 3 होता है, सबको पता होगा। जिसे नहीं पता है लॉन्ग वीडियो जाके देख लो, थ्योरी में मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज? हाइपोक्सिया का अर्ली साइन पूछा गया है। साइनोसिस। हाइपोक्सिया का देखो, हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज, हाइपोक्सिया अगर है तो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। अगर टिश्यू में है तो हाइपोक्सिया, अगर ब्लड में है तो हाइपोक्सीमिया आ जाएगा। ये दोनों चीज याद रखना। तो इसमें पूछा गया था मोस्ट कॉमन अर्ली साइन क्या है हाइपोक्सिया का, तो रेस्टलेसनेस होगी। हाइपोक्सिया मतलब जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रेस्टलेसनेस होगी। अगला क्वेश्चन, इन शॉक द प्राइमरी गोल ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन इज? जो प्राइमरी गोल होता है फ्लूइड रिससिटेशन का शॉक में, वो क्या करेगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट,
रिड्यूस टेम्परेचर, मेंटेन एयरवे, रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि शॉक की कंडीशन क्या होती है, शॉक में जो होता है पेशेंट, तो उसमें जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वही तो नहीं हो पाता है, तभी तो शॉक बोलते हैं ना। किस वजह से नहीं हो रहा, उसी के बेस पे मान लो जैसे ये कोई टिश्यू है, जब यहाँ तक ब्लड सही से नहीं आएगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, तो यही जब यहाँ ब्लड ऑक्सीजन सही से नहीं आएगा, गैस का एक्सचेंज सही से नहीं होगा, उसे ही बोलेंगे इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन। वही शॉक में होता है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं होता है, उसे ही शॉक बोलेंगे। तो रिस्टोर सबसे पहले क्या करोगे, टिश्यू परफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, व्हिच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड एज ए सेडेटिव इन मैकेनिकली वेंटिलेशन। आईसीयू में सीधे सीधे पूछा गया है कौन सी कॉमनली ड्रग यूज करते हैं सेडेशन के लिए, फेनाइटोइन, प्रोफोफॉल, मेटोप्रोफॉल और फ्लूसेमाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोफोफॉल, प्रोफोफॉल ही यूज करते हैं। और इसका क्वेश्चन याद रखो, मिल्की कलर अगर पूछा जाए एनेस्थीसिया कौन सी है, मिल्की कलर सेडेशन ड्रग, तो ये प्रोफोफॉल ही होती है, एकदम व्हाइट होती है ये। मोस्ट कॉमन आईसीयू में यही यूज होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, SIRS का फुल फॉर्म लिखा है, तो इसमें कौन सा साइन होगा, WBC 8000, WBC होती कितनी है, तो 4000 से 11000, तो ये तो नॉर्मल ही है। 4K to 11K, के मतलब होता है 1000। टेम्परेचर 36.5, ये भी लगभग नॉर्मल है। हार्ट रेट 110 बीट्स पर मिनट, 16 रेस्पायरेशन, तो सब तो नॉर्मल लिखे हैं। टेम्परेचर भी, अब ये ना सोचना कम है थोड़ा सा, ये भी टेम्परेचर अगर 36 से 37.36 से 37.5 तक जा रहा है, या फिर 36 से 37-38 तक है, तो हल्का सा नॉर्मल ही मान के चलोगे, 37 पॉइंट कुछ तक। तो इसमें हार्ट रेट ही है थोड़ा सा ज़्यादा, 100 से अबव ना। हार्ट रेट कितना लिखते हो नॉर्मल, 60 से 100, तो यही ज़्यादा है, तो बस यही आंखें मूंद के लगा सकते हो क्वेश्चन में। रेस्पायरेशन भी 16 लिखा है, रेस्पायरेशन तो होता ही है नॉर्मल 12 से 20, अधिकतर ये 12 से 20 सही है, बाकी किसी किसी बुक में 16 से 20 भी लिखा है रेस्पायरेशन रेट पर मिनट का। व्हाट डज द एक्रोनेम ऑफ ABCDE स्टैंड फॉर आईसीयू। अब फिर आईसीयू कोई भी ABCD का अगर पूछा जाए मेडिकल में यूज क्या है, तो ये देखो लिखा है ABCD का, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर काइट, D फॉर डैग, ये सब नहीं है, E फॉर एलिफेंट मेडिकल में है। एक ऑप्शन वैसे बनाना चाहिए था, याद नहीं था, नहीं बना देते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। आधे लोग यही वाला सही कर देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहला, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ये तीन तो सबको मालूम होंगे, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। दो ये बात की याद कर लो, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट भी कभी कहीं कहीं लिखा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन पहला ही होगा। ABCD का मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज ए लेट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर का लेट साइन पूछा गया है, तो ब्रेडिकार्डिया होगा। जब भी रेस्पिरेशन फेल होगा तो उसकी वजह से हार्ट भी सही से बीट नहीं करेगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है, तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट। जब ये 60 से कम होगी तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जब 100 से एबव होगी तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। समझ आ रहा हो तो लाइक वाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन। CVC का कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, सेंट्रल वेनस कैथेटर। देखो जो CVC में जो डालते हैं पाइप, जो भी निडिल, जो भी प्लास्टिक का होता है कैथेटर, तो वो होता है CVC, सेंट्रल वेनस कैथेटर। और जो उससे प्रेशर नापते हैं, मेजर करते हैं, वो होता है CVP। लेकिन सब लोग कहते हैं CVP लाइन, लेकिन वो CVC होता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा न्यूमोथोरैक्स। कॉम्प्लिकेशन जो होगा इसकी वजह से वो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर की वजह से। इन ए पेशेंट विथ सेप्सिस, सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट। अगर किसी को सेप्सिस है तो कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा ट्रीटमेंट। एडमिनिस्टर डायूरेटिक, कलेक्ट ब्लड कल्चर एंड गिव एंटीबायोटिक्स, गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टार्ट कार्टिकोस्टेरॉइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज कलेक्ट ब्लड कल्चर एंड गिव एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले ब्लड का सैंपल लो और उसे कल्चर के लिए भेजो और एंटीबायोटिक्स दे दो, ये होगा सेप्सिस में फर्स्ट ट्रीटमेंट। व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रॉपर इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर पूछा गया है, इक्वल चेस्ट राइज,
प्रेजेंस ऑफ बाइलेटरल ब्रेथ साउंड, इंटरटाइडल CO2 कैप्नोग्राफी, ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये इंटरटाइडल कैप्रो जो लिखा है CO2 ये थोड़ा सा बढ़ा के, पहले मैं केवल कैप्नोग्राफी लिख के बताया था, थोड़ा घुमा के पूछा है बस। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट के 200 MCQ हैं इस चैनल पे, जाके देख सकते हो। और हर यूनिट के लगभग MSN में या एनाफिजियो जितने भी जिसको पढ़ना है जो भी सब्जेक्ट, हर यूनिट के लगभग 200, 250, 300 MCQ हैं। और जितने प्रोसीजर्स हैं फंडामेंटल में उनके भी MCQ कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ अपलोड हो जाएंगे जल्दी से ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।